द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 से प्रस्तुत किया गया है। यदि वह प्रारंभिक वेग u1 तथा u2 वेग से एक ही दिशा में गतिमान है किसी सरल रेखा के अनुदिश, तब उनके बीच प्रत्यास्थ टक्कर होता है, अर्थात एक को ऊर्जा मिलकर के दूसरी को पूरी ऊर्जा मिल जाती है। तो संघट्ट के पश्चात गोलों के वेगों का परिकलन हमें करना है और हमें बताना है दो स्थितियां, जिसमें संघट्ट में प्रत्येक गोलों के यदि द्रव्यमान समान हो, दूसरा यदि दोनों में से एक गोला अर्थात m2 को ही मान लिया हमने वो विरामावस्था में हो, तब वेग क्या होगा, और यदि m2 विरामावस्था में भी है और m1 m2 की तुलना में अर्थात m1 का मान m2 की अपेक्षा बहुत कम है। अब हम यह देखें कि दो गोले हैं, दो गोले के रूप में हमने आरेख के रूप लेते हैं। प्रश्नानुसार हमने m1 तथा m2 की दो गेंदे ली हैं या दो गोले ली हैं, जिनका वेग क्रमशः प्रारंभिक रूप से यदि हम बात करें u1 तथा u2 है। अब दोनों के दोनों एक ही दिशा पे गति कर रहे हैं, एक ही दिशा पे गति करते हैं। गति करने के पश्चात यदि दोनों की गति अलग अलग है, तो एक का कम है एक का ज्यादा है, तो टकराने के पश्चात या हम टकराने के पहले की स्थिति को देखते हैं। अब उसके बाद संघट्ट अर्थात प्रत्यास्थ संघट्ट हम कहें, प्रत्यास्थ रूप से यदि टक्कर करते हैं तब उनका द्रव्यमान तो एक ही रहने वाला है m1 और m2, और उसी बीच यदि उनके अंतिम वेग को हम v1 तथा v2 से प्रेषित करें, टकराने के पश्चात उनका वेग v1 होता है और क्रमशः v2 उसका यदि वेग हो जाता है, तब हम प्रत्यास्थ संघट्ट में जानते हैं। प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, प्रत्यास्थ के पहले प्रत्यास्थ के बाद, और उसी ऊर्जा को हम दो तरीके से लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं उसे संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण क्या होता है, संवेग संरक्षण में जहां टक्कर से पहले और टक्कर के बाद जो संवेग का मान होता है वह बराबर होता है। अब रेखीय संवेग की ही बात करें, रेखीय संवेग हम जानते हैं किससे प्रेषित होता है, द्रव्यमान गुणा उनके वेग से। अब यहाँ पर हम देखते हैं संवेग के पहले गोले का क्या था, m1 u1 और दूसरे गोले का m2 u2 था। अब यदि इसी को बाद में कहा गया तब m1 v1 हुए और m2 v2 हुए। इन्हें एक समान से कैसे लिखा गया, m1 u1 ऋण m1 v1, और यहाँ पर इसे लिखा गया m2 v2 ऋण m2 u2। m1 को उभयनिष्ठ निकाला हमने, यहाँ पर आया u1 ऋण v1 और यहाँ पर क्या आया m2 v2 ऋण u2, ये हमारे पास मिला। इसे चाहे तो हम हल करते हैं और हल करने के पश्चात समीकरण 1 के रूप में दे देते हैं इसे नाम। यदि हमने इसे समीकरण 1 के रूप में दे दिया, अब दूसरी ऊर्जा हम क्या दूसरी ऊर्जा को किस प्रकार से बताएं। अब दोनों के दोनों गति कर रहे हैं, गति करने पर उनकी गतिज ऊर्जा देखी है। गतिज ऊर्जा यदि हम देखते हैं तब गतिज ऊर्जा को भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे कि पहले इन दोनों की गतिज ऊर्जा क्या थी और अंतिम में गतिज ऊर्जा क्या थी, दोनों के दोनों बराबर होंगे। पहले और बाद में हमने गतिज ऊर्जा लिया, पहले गतिज ऊर्जा क्या थी, 1:2 m1 u1 वर्ग और 1:2 m2 u2 वर्ग, और टक्कर के पश्चात क्या हुआ, 1:2 m1 v1 वर्ग और 1:2 m2 v2 वर्ग। अब हम एक काम करते हैं, 1:2 को दोनों जगह पे यहाँ पर उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ तो हटा देते हैं, m1 u1 वर्ग और यहाँ पर m2 u2 वर्ग, यहाँ पर लिखे m1 v1 वर्ग और यहाँ पर इसे लिखे m2 v2 वर्ग के रूप में। अब हम इसे कैसे लिखे हैं, m1 u1 वर्ग, यहाँ पर हम इसे m1 को वापस ले आया v1 वर्ग और यहाँ पर हम लिखे m2 v2 वर्ग ऋण m2 u2 वर्ग। क्या करें अब हम इसे भी समीकरण हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। इस प्रकार से दोनों हमें प्राप्त हुए तो हम दोनों की तुलना कर देते हैं। जहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करें, हम तुलना करते हैं किस प्रकार, यहाँ पर हमने लिख लिया m1 को बाहर निकाला, अब यहाँ पर लिखा इसे u1 वर्ग ऋण v1 वर्ग और यहाँ पर इसे लिखा m2 बाहर निकाल करके v2 वर्ग ऋण u2 वर्ग, और तुलना करने पर बटे में इसके लिखते हैं समीकरण 1 से u1 ऋण v1 और यहाँ पर इसे हल करते हैं m2 v2 ऋण u2। अब दोनों को हल करें तो हम जानते हैं इनके मान किस प्रकार होंगे। हल करने के पश्चात जहाँ m1 m1 के मान करते हैं और m2 m2 के मान करते हैं, हमें क्या क्या मान प्राप्त होगा, u1 धन v1 बराबर v2 धन u2। अब u1 ऋण u2 और यहाँ पे v2 ऋण v1 हमने ले लिया। अब इसे भी जब हमने दोनों वेगों के मध्य संबंध निकाला, इसे हम दे देते हैं समीकरण 3 नाम।
किस प्रकार दिखाता है, आपेक्षिक वेग, और यहाँ पर भी अंतिम में आपेक्षिक वेग को बताता है। अब इसी मानों को यदि हम देखें समीकरण 3 से, सबसे पहले तो हम समीकरण 3 से देखते हैं। समीकरण 3 से यदि मैं v2 के मान को निकालूं, v2 के मान को केवल बाहर निकाल दूं, तो हमारे पास क्या आएगा, u1 ऋण u2 धन v1। अब इसी मान को समीकरण जो v2 का मान है उसे हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, इसे हम m1 u1 ऋण v1 था, और यहाँ पर क्या था, m2 v2 ऋण u2। अब v2 के मान को रखें, m2 यहाँ पर आएगा u1 ऋण u2 धन v1 ऋण u2। यहाँ पर मान बचेगा m1 u1 ऋण v1 का मान। आगे हल करें तो हम इन मानों को लिखते हैं u1 m1 ऋण m2 धन 2 m2 u2 बराबर m1 धन m2, और यहाँ पर मान बचेगा v1 के रूप में। अंतिम रूप से v1 के मान को हम क्या लिखें, v1 का मान हमें अंतिम रूप से मिलता है m1 ऋण m2 अनुपात m1 धन m2, और यहाँ पर मान बनेगा u1 का धन 2 m2 हम लिखते हैं, और नीचे आता है m1 धन m2। इस मान को भी लिखें तब हमारे पास यहाँ पर u2 आएगा। यह समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ है उसे हम समीकरण 4 नाम देते हैं। समीकरण 4 हमने नाम दिया। इसी तरह यदि हमने अंतिम वेग निकाल लिया है, हम दूसरी स्थिति के लिए भी निकालते हैं। पुनः समीकरण 3 पे आते हैं। समीकरण 3 पे आए, क्या निकाले हमने मान, अब यहाँ पर जिसका मान हमारे पास आया v2 ऋण u1 धन u2। अब इन्हीं मानों को समीकरण 1 में हम रखते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, m1 u1 का मान u1 ही रहेगा। अब v1 के मान को हम रखें तो v1 का मान हमारे लिए ऋण v2 धन u1 ऋण u2 के रूप में। अब यहाँ पर क्या बचा, m2 v2 ऋण u2 के रूप में। और हल करें सरलतम रूप में हम लिखते हैं, तब हमें क्या मान आता है, m1 u1 ऋण m1 ऋण m2, यहाँ पर इसका मान आएगा u2 बराबर m1 धन m2, और यहाँ पर मान बनेगा हमारा v2 का। संपूर्ण रूप से यदि अंतिम वेग का मान दूसरे गोले के लिए निकालें तब उसका मान आता है हमारे पास 2 m1, और नीचे m1 धन m2, और यहाँ पर u1 से जैसे प्रस्तुत करेंगे ऋण मान आएगा m1 ऋण m2 पाथ m1 धन m2 के रूप में, और इसे हल करते हैं तो हमें u2 के रूप में इसका मान प्राप्त होता है। हमें अब दोनों स्थितियों पर वेग के मान अंतिम रूप से दोनों गोले के प्राप्त हो गए हैं। जैसे समीकरण 4 और समीकरण 5 हमने क्रमशः लिखा। अब हमारे पास स्थितियां दी गई हैं, जिसके अंतर्गत पहली स्थिति हमें बोला गया है कि यदि दोनों गोलों के द्रव्यमान समान हो, अर्थात पहले गोले का द्रव्यमान m1 दूसरे गोले का द्रव्यमान m2 समान है, यदि हम इसे m लिख देते हैं समान के रूप में। क्रमशः इनके मान हम यदि समीकरण 4 हमने जो प्राप्त किया हुआ है और 4 और 5 पे क्रमशः हम रखेंगे। समीकरण 4 पे यदि हमने मान रखा, सभी समीकरण 4 से ही सीधे ही हम मान रखते हैं v1 बराबर m ऋण m, चूंकि m1 ऋण m2 से था m धन m, और यहाँ पर मान आएगा u1 आगे 2 m नीचे m धन m, और यहाँ पर मान बनता है u2 का। अब देखते हैं हम किसके किसके मान हमारे पास आएंगे। इनके मान तो शून्य हो जाने हैं, और हमें अंतिम रूप से इसका मान एक रूप से u2 के रूप में। इसी तरह दूसरे गोले के लिए उसके समीकरण 5 से, समीकरण 5 हमारे पास है, क्या मान बनेगा, v2 का मान बनेगा, यहाँ पर है 2m नीचे आएगा m धन m, यहाँ पर क्या मान बचा, u1 ऋण यहाँ पर है m ऋण m, और नीचे m धन m, इसे u2 से हम लिखते हैं। अब मान देखें इसका क्या आएगा, v2 का मान आता है u1 के बराबर। यहाँ पर अंतिम रूप से हम देख रहे हैं कि जो वेग हैं बिल्कुल उलट हो गए हैं पहली स्थिति और दूसरी स्थिति के अंतर्गत। हमारे पास दूसरी स्थिति दी गई है प्रश्नानुसार, दूसरी स्थिति के में जहां दूसरे गोले के लिए उसका प्रारंभिक वेग शून्य, यदि हम विरामावस्था से बोलते हैं। विरामावस्था किसे, द्रव्यमान m2 के लिए, और m1 द्रव्यमान तो जैसे जिस वेग पर था वो उसी वेग पर रहेगा। समीकरण 4 से पुनः हम देखें, समीकरण 4 में किसका मान आता है, v1 का मान आता है। इसे हम हल करते हैं
तब सीधे ही यदि हम लिखें इसके मान को, तब हमारे पास m1 ऋण m2 और u2 के मान वहां पर तो शून्य हो जाएंगे। यहाँ पर m1 धन m2 का मान आता है और यह u1 को प्रदर्शित करता है। यह हमारे पास हुआ v1 का मान। इसी तरह समीकरण 5 से देखें, तब हमारे पास v2 के मान को सीधे ही यदि हम लिखें, तब हमारे पास कितना आता है 2m1 नीचे m1 धन m2 और यहाँ पर क्या मान आएगा u1 से। इन दोनों समीकरणों को भी देखें तो क्रमशः हम इनके मान को समीकरण 6 और समीकरण 7 भी कह सकते हैं, चूंकि ये आगे काम आने वाले हैं। आगे किस तरह से काम आने वाले हैं, हमें अंतिम रूप से पूछा गया है तीसरे बिंदु पर कि वह स्थितियां तो है कि अंतिम रूप से हमें प्रारंभिक वेग दूसरे पिंड का शून्य दिया हुआ है और चूंकि वह विराम की अवस्था में यह तो बताया ही गया है और यह भी कहा गया है कि पहले गोले का जो m1 द्रव्यमान है वो बहुत कम है, अर्थात नगण्य है m2 की तुलना में, अर्थात दूसरे गोले की तुलना में। सीधे ही हम यदि इनके मान समीकरण से अब जो हमें प्राप्त हुआ था समीकरण 6 से यदि हम देखें, तब v1 के मान क्या आएंगे, जो हमने m1 को लगभग शून्य माना हुआ है, तब इसका मान हमारे पास कितना आता है ऋण m2 और यहाँ पर भी m2 और यहाँ पर u1। तो इसे संयुक्त रूप से लिखें तो ऋण u1 से इसका मान प्रदर्शित होगा। इसी तरह समीकरण हम 7 देखते हैं। समीकरण 7 में v2 का मान प्रदर्शित होगा। v2 का मान किस प्रकार से, m1 का मान तो शून्य है, लगभग m1 के मान शून्य के हिसाब से v2 का मान भी हमें शून्य ही प्राप्त। सर जहां हमने सारी स्थितियों पर वेग की तुलना कर ली है, हमने यह वेग इस प्रकार बताया हुआ है। यह इस प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद।